हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे हैं। पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चे अच्छे से होली मनाएं, है ना, और सावधानी से मनाएं। ऐसा नहीं करें कि कोई ऐसा रंग यूज करे जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो और दूसरों को भी प्रॉब्लम। तो कुछ भी ऐसा यूज ना करें। तो खूब अच्छे से अपने त्योहार को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। ठीक है। आज जैसे जो हमारी क्लास है बच्चों, वो है इसकी, जो मैंने आपको कल बताया था, हड़प्पा सभ्यता के फैक्चुअल पॉइंट। अब हम इनके फैक्चुअल पॉइंट पे आ चुके हैं। उन्हीं फैक्चुअल पॉइंट से आज जो मैं आपको कवर करवाऊंगा, वो करवाऊंगा हड़प्पा सभ्यता की कला। जैसे कि आपको इसमें मैंने धर्म के बारे में बताया था, है ना। तो अब इस धर्म के साथ हमें इसकी कला के बारे में पता चलना चाहिए। कला के साथ हमें इसके जीवन के बारे में पता चलना चाहिए, है ना। उस जीवन के साथ हमें इनके आर्थिक जीवन के बारे में पता चलना चाहिए, है ना। और धार्मिक तो मैंने आपको कल धर्म तो बता ही दिया था। यानी कि अब हमें इन फैक्चुअल पॉइंट के साथ साथ में हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज में कैसे रहते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कला कैसे विकसित हुई है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, इन पॉइंट्स पे भी बात करते हुए हम मैंने यहाँ पे हर एक्सपेक्ट को छूने की कोशिश की है और हर के बारे में आपको बताना शुरू किया है। तो आज भी हमारी वही वाली क्लास, जैसे जो कल हमने स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे कि क्या क्या चीजें मिलेगी। अच्छा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया देखो, वो बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। पर बहुत सारी चीजें अब आपको नई नई मिलेंगी। जैसे पहला पार्ट अगर हम देखें, तो कल मैंने आपको हड़प्पा पे लाके छोड़ दिया था और मोहनजोदड़ो रह गया। अब मैं पहले मोहनजोदड़ो शुरू करूं, इससे पहले मैं आपसे दो चीजें पूछता हूँ। सब मुझे मैसेज में बताएंगे। एक बार ये देखो, सब दिख रहा है क्या कैमरे में? देखो, कुछ कट तो नहीं रहा, सब बिल्कुल ठीक दिख रहा है। देखो, ये कैसी चीज हो जो कट रही हो, सब दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो मैं आपसे कुछ पूछूंगा ना, तो आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। फिर तो आगे हम चलेंगे ही। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, तो उनके बारे में आप मुझे बताएं। तो मुझे समझ में आया कि आप लोग पढ़ रहे हैं और ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। उनसे हम बात करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक तो आप मुझे बताएंगे कि जो सुत का गेंडोर था, सुत का गेंडोर, है ना, वो किस नदी के तट पर स्थित था? सुत का गेंडोर। अब जो बच्चा पढ़ रहा है, जैसे कि एक लड़का है जो हमें पक्का आंसर करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, वो सारे आंसर करता है, मैं जो भी पूछता हूँ। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, सुत का गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित था? आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? मांदा और दैमाबाद, ये सब किस नदी के तट पर स्थित थे? अगर आप ये बताते हैं तो मैं मानूंगा आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और मन लगाकर अपना काम कर रहे हैं। और जो ये आंसर करेगा, आप यकीन माने, वो पक्का कामयाब होगा, लिख के ले कंफर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं। हमने बच्चों यहाँ तक कल हमने हड़प्पा के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो देख ली थी, फैक्चुअल पॉइंट। आज हम मोहनजोदड़ो के फैक्चुअल पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। अब जरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों के बारे में मैंने आपको पहले कंफर्म कर दिया था कि जो मोहनजोदड़ो था, इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में की थी। दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि चीजें एकदम याद हो जाए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में हुई थी और राखल दास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के दाएं तट पर है। मैंने ये भी आपको बताया था कि सिंधु नदी के राइट साइड मोहनजोदड़ो है, और ये मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके अलावा जो फैक्चुअल पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं। स्नानागार यहाँ का महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार भी मिला है और एक अन्नागार भी मिला है। अन्नागार जहाँ पे अन्न का भंडारण करते थे, और स्नानागार जहाँ पर धार्मिक स्नान आदि करते थे। स्नानागार में धार्मिक स्नान करते थे। तो आप सभ्यता, तभी सभ्यता की जा रही है कि स्टोरेज कर रहे हैं, धार्मिक स्थान कर रहे हैं। जैसे आज आप देखो, आप धर्म के नाम पे स्नान करने कुंभ गए थे, महाकुंभ, वहां पर स्नान किया लोगों ने। हम गंगा जी जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं हम लोग। तो यहाँ के लोग भी धार्मिक अनुष्ठान में लगे हुए थे और धार्मिक स्नानों के लिए इन्होंने एक स्नानागार बना रखा था मोहनजोदड़ो में, है ना। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमें? अन्नागार भी मिला है। एक बार इसकी इमेज देखो, फिर हम आपस में चलते हैं।
इमेज मैंने सारी लगाई है, बताया था ना आपको कि कल मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो एक एक इमेज देखते हैं। पहले ये देखो बच्चों, ये है यहाँ का स्नान, हाँ सॉरी, अन्नागार। यहाँ पे ना ये लोग अपने अन्न को रखते थे, अन्न को। आज की क्लास होगी थोड़ी सी लंबी होगी, और छोटे क्लासेस बच्चों में इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग खूब आसानी से आराम से उसे देख कर नोट कर ले। बड़ी क्लास में क्या होता है, ऑनलाइन में बड़ी क्लास देखना बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है कि यार 1 घंटे क्लास है, जैसे नोट भी करना है, और 1 घंटे क्लास को नोट करने में 2 ढाई घंटे लगाते हैं। इसलिए मैं आधे घंटे 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ कि आपको 1 घंटे में निपट जाए, काम करते हुए नोट करते हुए 1 घंटे में निपट जाए। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैंने वैसे ही आपको पढ़ाया। ऑफलाइन में भी देखो आधे से कौन घंटा समझाने में लगता है, और लिखवाने में तो बहुत जल्दी लिखवा देता हूँ मैं। तो आपको मैंने इसलिए वीडियोस की जो लेंथ है वो कम रखी है कि आप आसानी से देख पाए। तो ये है बच्चों अंडाकार, देखो ये खाने बना रखे हैं, ऐसे अन्न रखते थे यहाँ पर, है ना। इसे मैं हटा देता हूँ, ये देखो, ये है ना, यहाँ पर अन्न रखते थे, स्टोरेज था, ये अन्नागार था, बहुत बड़ा था ये अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, अन्नागार मिला है। इसे देखें एक बार आप अच्छे से कि ये वाली सारी चीजें हैं। तो ये है अन्नागार। तो मेरे हिसाब से अब अन्नागार आप देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई जब भैया मोहनजोदड़ो पढ़ा रहे थे, मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला था। मोहनजोदड़ो क्या मिला था, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, अन्नागार। और अन्नागार में किसका स्टोरेज करते थे, अन्न का स्टोरेज करते थे। और यहीं से मिला था स्नानागार। स्नानागार को भी आप देखें तो मैं उसको भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है स्नानागार। ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया जाता था, जो स्नानागार था ना, ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया जाता था। इसको पूरा बड़ा कर लेते हैं हम। ये देखो, ठीक है, ये है आपका स्नानागार। ये देखो, ये है आपका स्नानागार। ये सीढ़ियां बना रखी हैं, है ना, नहाने के लिए यहाँ से उतरते होंगे। इस तरीके से ये स्नानागार, क्या है ये, स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो ने धार्मिक स्नान के लिए क्या बना रखा था, स्नानागार बना रखा था। तो स्नानागार भी आ गया मोहनजोदड़ो में, और अन्नागार भी आ गया मोहनजोदड़ो में। तो अगर आपसे फैक्चुअल पॉइंट पूछा जाए बच्चों कि अन्नागार कहाँ मिला है, तो आप बताएंगे कहाँ मिला अन्नागार, मोहनजोदड़ो में। और स्नानागार में कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, डाउट होगा तो फायदा नहीं है कुछ भी। स्नानागार यहाँ का महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। यहाँ से कांस्य की मूर्ति, अच्छा अन्नागार नहीं लिखा हुआ था मैंने, आप लोग लिख लेना। बाकी अभी और वीडियोस बनेंगी तो उसमें मैं अन्नागार का जिक्र कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ कांस्य की नृत्य की मूर्ति मिली। अब कांस्य की नृत्य की मूर्ति पाई गई है जो द्रव्य मोम विधि से बनी, द्रव्य मोम विधि, समझना ध्यान से। यहाँ पे ना कांस्य की नृत्य की यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, जो किसकी थी, कांस्य की थी। और इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है। तो ये कांस्य की मूर्ति थी बच्चों, ये द्रवी मोम विधि से बनाई जाती थी। अब द्रवी मोम विधि क्या होती है समझो, फिर मैं कांस्य की मूर्ति देखा। द्रवी मोम विधि क्या होती है, पहले मोम से मूर्ति बनाते हैं, फिर उस मूर्ति को मिट्टी से चारों तरफ से ढक देते हैं। अब फिर उसको सूखने के लिए रख देते हैं। जब वो मिट्टी सूख जाती है तो फिर उस मिट्टी को सूख करके उसको गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने से क्या होता है, मोम पिघल के अंदर से निकल जाता है। जब वो मोम पिघल जाता है तो अंदर से वो खाका बचता है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी का खाका। अब उस खाके के अंदर धातु भर देते हैं, जैसे कांसे की धातु। अब जो धातु भर दी कांस्य की, फिर धातु भरने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ठंडा होने के बाद मिट्टी को बाहर से तोड़ के निकाल दिया, तो बची क्या अंदर से, कांस्य की आकृति, यानी कांस्य की स्ट्रक्चर बची। उसी स्ट्रक्चर को मूर्ति कहा गया। तो ये जो विधि कहलाई गई, ये कहलाई गई द्रवि मोम विधि। क्लियर हुआ, अगर नहीं समझ में आया दोबारा एक बार रिपीट करके सुन लेंगे, द्रवि मोम विधि। तो देखो कांसे की मूर्ति भी देखो, यहाँ पे कांसे की मूर्ति भी मैंने ले रखी है। पहले मैं इन्हें छोटा कर देता हूँ। ये देखो बच्चे, ये है कांसे की मूर्ति, एक कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है। ये मोहनजोदड़ो की है, ये कांसे की नृत्य की मूर्ति, ये कांसे की नृत्य की मूर्ति है। ये द्रव्य मोम विधि से बनी है। द्रव्य मोम कांसे की एक नृत्य की मूर्ति पाई गई है, जो किससे बनी है, द्रव्य मोम विधि से बनी है। और द्रव्य मोम विधि में समझा दिया आप लोग,
ठीक है। अच्छा ये जो है, और मतलब और दिखाएंगे, यहाँ से नाव के चित्र और मॉडल भी प्राप्त हुए हैं, नाव के चित्र और मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं सब चीज दिखाऊंगा, तो मैं आगे आपको पुरोहित की मूर्ति भी दिखाऊंगा, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते थे ना हड़प्पा सभ्यता के, वो देखो वो पुरोहित की मूर्ति भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे छोटी कर लेते हैं पहले इस मूर्ति को, फिर पुरोहित की मूर्ति भी। मैं सब चीज दिखाते ही पढ़ूंगा बच्चों, जैसे कहा है वादा है मेरा, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कुछ झूठ बोलूँ, ऐसे कराऊंगे वैसे कराऊंगे। ये पुरोहित है वहाँ के, ये मुझे को टूटी हुई है ना, ये दाढ़ी दिखा रखी है तो नाक टूट गई, मतलब कि भाई अवशेष थे तो टूट गए। ये पुरोहित की मूर्ति है जो हड़प्पा सभ्यता से मिली है हम। तो जो पुरोहित की मूर्ति है ये वहाँ के एक तरीके से मान ले अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी रहते थे वो लोग रहते थे, तो यही है। तो ये क्या है, वहाँ के एक पुरोहित की मूर्ति है। तो अब आप देखो मैंने आपको मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, आया क्वेश्चन है। स्नानागार अभी दिखाया, अन्नागार भी यहीं पाया गया है। यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पाई गई, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति दिखाई है। यहाँ से नाव के चित्र मिले हैं, तो नाव के चित्र तो नहीं दिखाई, तो यार इतनी तो समझ है कि ठीक है, तो ये सारा दिन आपको दिखा। आगे चले, आगे चले, अब आ जाते हैं हम हड़प्पाई कला पे। देख कल हमने बात कर ली थी हड़प्पाई धर्म में, उस सॉरी फैक्चुअल पॉइंट्स पे। तो उन फैक्चुअल पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर, उन 6 बड़े नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, है ना, और जो थे मैंने आपको वो सारे बता दिए थे। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं उसमें से धौलावीरा भी बताया था मैंने, वो मैं भूल गया नाम लेना, है ना, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा और गढ़वारी वाला। क्या क्या बताए थे, देखो राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, गढ़वारी वाला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो मैंने ये 6 बड़े नगर बताए थे, और इन 6 बड़े नगरों के फैक्चुअल पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ कला पे लेकर, क्योंकि इस कला से पहले मैंने आपको वहाँ का धर्म बता दिया था, इसका हड़प्पा सभ्यता का मैंने धर्म भी बता दिया था। ठीक है, अब हमारे इसकी कला पे, तो कला के अंदर जो फैक्चुअल पॉइंट है उनको भी हम देख लेंगे, और इसके बाद हम इसका आर्थिक सामाजिक जीवन देखते हुए, इनके फैक्चुअल पॉइंट को कवर करते हुए बस इस सभ्यता को फिनिश करेंगे। और कगार अंतिम दौर में हम इसके चल पड़े हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियो जिसमें मैं और बनाऊंगा 25 या 30 मिनट के, 2-3 वीडियो या एक आध वीडियो ऊपर हो जाए तो अलग बात है। तो लगभग लगभग 3 या 4 वीडियो में ये पूरा हड़प्पा सभ्यता खत्म होने वाला है, और हम एंट्री कर जाएंगे वैदिक सभ्यता में। ठीक है, चलो अब हम आते हैं धर्म के बाद इस पे कला में, धर्म के बाद इस पे कला। अब कला के विषय में बच्चों वही मूर्तियां, जैसे कि आपने मूर्ति देखी, मोहरे जो है ना, अभी मोहरे देखा था मैं, एक बार देखो ये ठीक दिख रहा है क्या कैमरे में, देखो एक बार देखना बच्चों, एक बार देखना ये बच्चों, देखो एक बार ठीक दिख रहा है क्या। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं किसकी, हड़प्पाई कला। कला से पहले क्या देखा था बच्चों, धर्म देखा था। धर्म में याद करो मैंने बताया था अनुष्ठानिक, और एक बताया था तत्व चिंतन, है ना, और उसमें मैंने पशु बलि वगैरह आप लोगों को बताया था अनुष्ठान वाले में। ठीक है, तो अब हम किस बारे में कला, तो यहाँ की कला कैसे थी, कला मतलब कि यहाँ पे किस प्रकार के बर्तन पाए गए, कला मतलब जैसे आर्ट, आर्ट कैसा था यहाँ का, कैसे लोग यूज करते थे, किन सामानों का यूज करते थे, किन चीजों को वो प्रयोग में लाते थे, कैसे उन्हें बनाते थे, उनका आर्ट कैसा था, ये होती है कला। जैसे आपसे आपको जब कला तो आकृति नहीं बनाते, कोई मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, उनकी तो कला है। तो यहाँ कला में हमने क्या देखा, कला में इन लोगों ने अपना विकास कैसे किया, वो इस प्रकार किया। हड़प्पा लोगों ने बड़ी संख्या में कलात्मक उत्पाद हुए, जिनमें मोहर, मन के, कांस्य कला, प्रस्तर कला, मर्ण मूर्तियां आदि। अच्छा मर्ण मूर्तियां मैंने पढ़ा रखा है, इसका भी आप मुझे मैसेज में कमेंट लिखकर बताएंगे मर्ण मूर्तियां क्या होती हैं, पता अच्छे से बता रखा है। अब देख बोला प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति, तो यही पुरोहित की मूर्ति बना रखी है। मोहरे देखो, इन मोहरों में जो है ना, इसमें आपको पशुओं के चित्र भी मिलेंगे, और ये लिपि है उनकी, है ना, ये लिपि लिखी हुई है उनकी। तो पत्थर के चित्र भी हैं, मतलब पशुओं के चित्र भी हैं, और लिपि भी लिखी हुई है, पर वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अच्छा अभी का एक अपडेट है कि साउथ में ये कहा गया है कि जो इस लिपि को पढ़ेगा ना उसको कुछ इनाम वगैरह रखा गया है, पर ये लिपि पढ़ी तो नहीं जा रही।
तो अगर ये पढ़ी जाती है तब की तब देखे जाए, तब की तब देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना है कि साउथ में ये कहा गया है कि आप इस लिपि को जो पढ़ेंगे उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। चलो, तो हड़प्पा लोगों की मोहरे सेल खड़ी, सेल खड़ी एक पत्थर होता है, तो सेल खड़ी की होती थी, ये मोहरे हैं उन मोहरे। और कल मैंने बताया था मोहरे का क्या काम था, है ना, वो छपाई के लिए यूज होती थी। मोहरे वर्गाकार व आयताकार होती थी, वर्गाकार भी होती थी और आयताकार भी होती थी, आयताकार और वर्गाकार दोनों मोहरे होती थी, जिन पर पशु क्या करती और लिपि उत्कीर्ण की जाती थी, यानी लिखी जाती। पशु बने होते थे और लिपि लिखी जाती थी। अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा की मोहरे कैसी थी, तो बताएंगे कला केंद्र का भाग है वो। हड़प्पा की मोहरे वर्गाकार आयताकार होती थी, जिन पे पशुओं की भी मूर्ति होती थी और लिपि भी लिखी होती थी। बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पेपर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हड़प्पा का कलात्मक विकास। आगे देखते हैं इसमें। देखो, मैंने कहा था कि बैच से कला के अंदर ये आएगा मृद भांड, मृद भांड। अच्छा, मृद भांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ के लोगों ने जो मिट्टी के बर्तन बनाए थे उन्हीं को कहा गया था मृद भांड। पॉटरी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉटरी, लिखा होगा यहाँ पर, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ पॉटरी होता है। यहाँ पर जो मोहरे बनाई गई थी, इन मोहरों का उपयोग व्यापारिक वस्तुओं के गट्ठर पर छाप देने के लिए होता था, ये बताया था मैंने कल भी। और मन के भी सेल खड़ी के बने होते थे। अब देखो, जो यहाँ की आर्ट थी, मतलब जो सेल खड़ी थी ना, सेल खड़ी, उस सेल खड़ी के मन के भी होते थे और वो गले में पहने जाते, यानी पत्थर के नेकलेस बना लेते, फिर उनमें छेद कर लेते, फिर उनमें धागा पिरो लेते थे और उनको गले में पहन लेते थे। तो ऐसे आभूषण भी यहाँ के लोग पहनते थे, सिंधु सभ्यता के लोग ऐसे आभूषण भी पहनते थे। इन मोहरों का उपयोग समझ में आ गया। मन के भी सेल खड़ी के बने होते थे और इनका प्रयोग आभूषण की तरह होता था। तो आभूषण यानी कि गले में पहने जाते थे, हाथ में पहन लेते थे, पैर में पहन लेते थे। आज की भी तो देखो, आज की महिलाएं जो है वो साज और श्रृंगार करके चलती है ना, गले में पहनती है, कान में पहनती है, तो और पुरुष भी पहनते हैं। तो इसी प्रकार वहां के लोग भी गलों में आभूषण पहनते थे, है ना। तो किसके पहनते थे? मन को सेल खड़ी के पहन लिए, जैसे तांबे का कुछ बनाया उसका पहन लिया। इस तरीके से क्या करते थे, अपने आभूषणों का यूज करते थे। और यहाँ के लोग फिर कांस्य की कला का उपयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता था। अब कला चल रहा है तो कांस्य मूर्ति मैंने अभी दिखाई थी, मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली, तो ये भी तो मेरी कला थी है, ठीक है। तो अब आप लोग क्लियर करते चले, धर्म कैसा था? अनुष्ठानिक। और कला कैसी थी? मूर्तियां बना रहे थे, वो मोहरे बना रहे थे, ये कला का भाग है। अगर आ जाए पेपर में कथन निष्कर्ष जैसे पेपर होते हैं, तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता कला के अंदर मूर्तियों का योगदान देखा जाता है, अब ऑप्शन आ जाएगा कथन एक सही है या कथन एक गलत है। दूसरा, क्या कथन दो कथन एक का सही एक्सप्लेन करता है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कोई पेपर भी आपका, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें फेल हो जाए, सभी में पास हो जाएंगे। तो हमने यहाँ कला भी समझ ली कि कला में क्या क्या आते थे, ये सारे आभूषण आते थे, मिट्टी के बर्तन आते थे, सेल से बने हुए आभूषण, है ना। और मिट्टी के बर्तन आते थे, तो आभूषण नहीं है, मतलब लगभग ये तो ऐसे बर्तन से दिखा रखे हैं। और कांसे की कला का उपयोग मूर्तियों को बनाने में करते थे, मूर्तियों को बनाने में मैंने भी दिखाया। और यहाँ देखें, ये देखो, ये रे बर्तन, वास्तुकला के बर्तन है, ये क्या है? कला के बर्तन है, ये देखो, है ना, बहुत अच्छे से देखेंगे आप। ये देखो, है ना, मर्तबान, ये मोहनजोदड़ो के मर्तबान, उठाए घर में मर्तबान, जिसमें अचार रख लेते हैं, कुछ सामान रख लेते हैं, वो मर्तबान होता है। तो हड़प्पा मृतभांड लाल अथवा गुलाबी रंग के थे, जिन पर वृत्त या वृक्ष की आकृति थी, सर्कल बना देते थे, वृक्ष बना देते थे, ये इनके मृत भांडों पर दिखते थे। मृत भांड मिट्टी के बर्तन, कुछ पर मनुष्य की आकृति भी मिली है। सिंधु सभ्यता के मृत भांड में वर्तमान मर्तबान कटोरे, मर्तमान मिल रहे हैं, कटोरे मिल रहे हैं, है ना, थालियां मिल रही हैं, आदि प्रमुख थे। तस्तरियां मिल रही, देखो तस्तरी जैसी प्लेट जिसमें चाय पीते हैं, है ना, ऐसी तस्तरियां, तो ये आदि प्रमुख थे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या थी? कला थी। तो जब आप पढ़ो ना, अब आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम कहें कि मूर्तियां देख रहे हैं, कहीं बर्तन देख रहे हैं, तो भाई वो कला का भाग है। ऐसे जब मैं वैदिक पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे धर्म, राजनीति और आपको ज्योग्राफी उनकी, है ना, और उनका आर्थिक जीवन और उनकी कला कैसी थी ऐसे बताऊंगा। ऐसे में मॉडर्न में बताऊंगा आप लोगों को कि उनका धार्मिक कैसा था, उनकी कला कैसी थी, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तब आप देखो कैसे आप सिचुएशन को फिट करोगे कि भाई हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी, उसका धर्म अनुष्ठानिक, उसमें कला मूर्तियां। हमने वैदिक पढ़ी, उसका धर्म कैसा, उसकी कला कैसी,
उसका आर्थिक जीवन कैसा, हमने मौर्य पढ़ा, उसका धर्म कैसा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी, उसकी कला कैसी, ऐसे ही मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। और जो फैक्चुअल पॉइंट होंगे उन्हें जरूर डिस्कस करूंगा। फैक्चुअल पॉइंट भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं साथ में, और आपकी नॉलेज को भी बढ़ा रहा हूँ। और इसकी एंड क्लास में इसका पूरा फैक्चुअल पोर्शन कवर कर दूंगा। सिंधु सभ्यता के मध्य भाग में मर्तबान कटोरे थाली प्रमुख थे, ये समझा दिया आप लोगों को, है ना। समझ में आ गया ना बच्चों यहाँ तक का? ठीक है, आगे समझिए। आगे नेक्स्ट देखें, एक बार देख लेंगे सही लिख रहा है क्या आप लोगों को। और क्या थे आगे कदम, चन्नू दड़ो तथा लोथल से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। चन्नू दड़ो लोथल है ना, ये तो जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, इनको मैंने कहा जो स्थान है डिस्कस करूंगा। चन्नू दड़ो लोथल, यहाँ से मन के बनाने कारखाने मिले। अगर आगे पेपर में मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, अब आप समझो। अब जब आप पढ़ोगे ना, जब मैं इसके लास्ट में क्वेश्चन भी करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, तब आप देखोगे कि मन के, अब सिर्फ मन के का मतलब आपको समझ में आ भाई, सेल खड़ी के होते थे मन के, यानी जो गले वले में पहने जाते थे। ठीक है, तो मन के बनाने कारखाने का चन्नू दड़ू और लोथल से मिले। तो यहाँ मन के का मतलब भी समझ में आया तुम्हें, और यहाँ लोथल और चन्नू दड़ू स्थान तो पता ही रहते हैं हम, ये स्थान होते हैं। तो इन स्थानों से हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ से इन स्थानों से हमें मिले हैं मन के बनाने के कारखाने। ठीक है, मन के जो गले में आप लोग पहनते हैं। मनके का प्रयोग वर्तमान में आभूषण बनाने में होता है। तो इन मनकों का यूज देखो तब भी आभूषण में करते थे और आज भी आभूषण में कर रहे हैं। मन के शेर खिड़ी जो होते हैं, शेर खिड़ी मैंने बताया पत्थर होता था, गोमेल मैंने बताया था है ना, भूरे रंग का, शंख, सीप, हाथी दांत, चांदी, तांबा, सोने से निर्मित होते थे। तो मन के सभी प्रकार की धातुओं से, पत्थरों से लगभग बनाए जाते थे। तो अगर आया मन के बनाने कारखाने कहाँ से मिले हैं सिंधु सभ्यता में, तो चन्नू दड़ू और लोथल से मिले हैं। ठीक है, और ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, पूरा करा दिया मैंने आप लोगों को। तो अब आप देखो, आपने कला भी पूरी कर ली, आपका पूरा धर्म हो गया, पूरी कला हो गई। अब इसमें एक फैक्चुअल क्लास करा दी बड़े नगरों की, उसी के साथ कुछ फैक्चुअल पॉइंट बता दिए मैंने आप लोगों को। स्नानागार, अन्नागार, है ना, चन्नू धड़ो, लोथल, मन के कुछ फैक्चुअल पॉइंट, मृद भांड, मूर्तियां दिखा दी। कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से, खूब आता है पेपर में, कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। लेकिन मैंने यहाँ से एक चीज और क्लियर करी कि ये किस विधि से बनाई गई, द्रवी मोम विधि से। द्रवी मोम विधि क्या होती थी, मैंने ये भी क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो बच्चों यहाँ तक जो हमने पाठ करा, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक कला तक का। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इनके सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फैक्चुअल पॉइंट और दो तीन चीजें और, कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था और इनका सामाजिक जीवन कैसा था। उसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। बस ज्यादा 3 या 4 क्लास, उससे ऊपर नहीं होगी, या तो शायद 3 में निपट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है 2 महीना निपट जाए। ठीक है, अब हम इसके फाइनल पॉइंट पे चल रहे हैं। जैसे हम बोल रहा हूँ आप लोगों से 2-3 दिन से लगभग फाइनल ही चलता है। अगर क्लासरूम में होते तो 2-2.5 घंटे में से एक साथ कवर करवा देता। अब 2-2.5 घंटे पढ़ लो, उस 2-2.5 घंटे में लिखना भी होता तो समझो 3 घंटे 3.5 घंटे क्लास चली जाती है। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो बनाई कि आसानी से जल्दी से आप देख लो। अच्छा बच्चों, आज ना जो मैथ्स की क्लास है वो आपकी आज शायद ना आ पाए, क्योंकि सर को होली का त्योहार है तो सर को कहीं जाना पड़ा है, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो आपको मैथ्स की क्लास आज नहीं मिल पाएगी। मैथ्स की क्लास आपको कल मिल जाएगी, है ना, कल से मैथ्स क्लास आपको मिल जाएगी। तो आज मैथ्स की नहीं आ पाएगी आपके पास। और जैसे मैंने बताया कि हम काम कर रहे हैं आपके किस पे, ऑब्जेक्टिव पे, जो आपको 9 बजे वीडियो मिला करेगी उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक ना, मतलब जो रात को 9 बजे है वहां पर आपको किसी क्लासेस मिलेंगी ऑब्जेक्टिव जीएस, उसे मैं शुरू करने वाला हूँ, बहुत जल्दी वो आपके सामने आने वाली है। ठीक है, उसी से मैं करंट के मुद्दे भी डिस्कस करा करूंगा। एक तरफ का मुद्दा चल रहा है बच्चों बलूचिस्तान का, वो कल ही चर्चा में परसों, यानी बलूच लोगों ने पाकिस्तान में जो ट्रेन है उसको रोक लिया है ना। अब बलूच और पाकिस्तान, बलूच जो है वो पाकिस्तान का ही एक राज्य है। तो आखिरकार पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के विरोध ही आक्रमण कर दिया, कारण क्या है? तो इस कारण को मैं आपको बहुत जल्दी, शायद तो मैं आज ही इसके बारे में बता दूं, या मैं कल बता दूं, या परसों बता दूं, तो खैर बोलिए, शायद मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ, मतलब डिस्टर्ब सॉरी बिजी हो सकता हूँ। संडे वाले दिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊं बलूच के बारे में, और पूरा आपको बलूच का इतिहास बताऊंगा। तब आप इस न्यूज को देखना, आपको कंफर्म समझ में आएगी। ऐसा होगा ही नहीं कि मैं एक बार बताऊं और फिर आपको समझ में ना आए। तो बस थोड़ा सा वेट करेंगे 1-2 दिन का, मैं फटाफट से बलूच और पाकिस्तान का मुद्दा क्या है उस पर आपको डिस्कस कर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद, और फिर से हैप्पी होली।